अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा स्पेशल। मैं हूं यशवीन जमाल और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज आपसे कुछ बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन कैंपेन हुई, बड़ी भरपूर, बड़ी ज़ोरदार किस्म की इलेक्शन कैंपेन, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे हमने देखा कि बड़े बड़े जलसे किए, सक्सेसफुल जलसे किए। तकरीबन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमने देखा कि इंथुजियास्टिकली कैंपेन कर रही थी, चाहे वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। लेकिन ज़्यादा प्रोमिनेंट पीपल्स पार्टी और PMLN की कैंपेन इसलिए हुई कि मरियम नवाज़ भी खुद वहाँ पर मौजूद रहीं और बिलावल भुट्टो भी खुद वहीं पर रहे और बहुत बड़े बड़े जलसे किए। एंड आई रियली हैव टू गिव क्रेडिट के गिलगित के लोगों से बहुत ज़्यादा रिस्पांस एटलीस्ट जलसों की हद तक तो लेने में जो है वो कामयाब हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, बिलावल के जलसे भी बहुत बड़े थे और मरियम साहिबा के जलसे जो हैं वो भी हमने देखा कि बड़ा मैसिव, बड़े छोटे छोटे रिमोट एरियाज़ जो है वहाँ के, वहाँ पर भी लोगों ने उनको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया और खुश आमदीद कहा। अब जब हम बात करते हैं कैंपेन की, तो कैंपेन के दौरान बिलावल ने भी एक इंटरव्यू दिया। वैसे तो 2 इंटरव्यूज़ दिए, 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं मरियम ने, लेकिन मरियम ने भी एक इंटरव्यू दिया। और मैं एक इंटरव्यू का हवाला इसलिए दे रही हूँ कि ये दोनों इंटरव्यूज़ जो हैं वो BBC के लिए दिए गए और फरहत रबानी ने ये दोनों इंटरव्यूज़ किए हैं, दोस्त हैं हमारी। और दोनों इंटरव्यूज़ के अंदर जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प स्टेटमेंट्स लेने के अंदर फरहत जो है वो कामयाब हुई, मरियम से भी और बिलावल से भी। दोज वर एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ थे जो फरहत ने कंडक्ट किए। और बिलावल ने जो कहा उन इंटरव्यूज़ के दौरान वो तो हमने आप तक पहुंचाया नवाज़ शरीफ के हवाले से, और मैंने उसके ऊपर एनालिसिस भी किया, वीलॉग भी किया। उसका बैकग्राउंड क्या हो सकता है, क्या नहीं, उस पर भी जो मैं समझती थी मैंने आपके साथ शेयर किया। अब कुछ बात करते हैं मरियम नवाज़ ने जो इंटरव्यू दिया है और जो गुफ्तगू की है। एक तो ये कि पिछले 2-3 साल से, 2-2.5 साल से ये सुनते सुनते एटलीस्ट हम लोग तो बेजार अब हो चुके हैं कि वोट की इज्जत चाहिए, वोट को जो लोग इज्जत नहीं देते उनको अपने काम से काम रखना चाहिए, इदारों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। एक इदारे ने इन्वॉल्व होकर इस हुकूमत को हम पर मुसल्लत किया, मैंडेट चोरी किया। नवाज शरीफ साहब ने तो अब इदारों के सरबराहान के नाम भी ले डाले हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वी रियली हैव टू, हमें कोई बिटवीन द लाइंस वहाँ पर बात करने की ज़रूरत है। तो शिकायत ये है कि इदारा इन्वॉल्व हुआ, इदारे ने इस हुकूमत को और इमरान खान को हम पर मुसल्लत किया। इदारे ने आम आदमी जिसने वोट किया, जो राय दी, उस राय को, उस वोट को चोरी किया। और इदारा इस बात के लिए जिम्मेदार है कि इस मुल्क में वोट की इज्जत नहीं हुई। अब अगर ये आपका एजेंडा है या ये आपका नैरेटिव है, बयानिया है जिस पर आप खड़े हैं और जिसको आप पुश कर रहे हैं और आप मुसलसल उसके साथ खड़े हैं और आप अभी भी उसके साथ स्टिक कर रहे हैं, क्योंकि गिलगित की कैंपेन के दौरान भी हमने देखा कि मरियम को जहां मौका मिला उन्होंने वहां पर वोट को इज्जत का नारा भी लगवाया और मुसलसल वो इस बात को बार बार करती रही कि यहाँ पर वोट चोरी नहीं होने देंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये अगर आपका नैरेटिव है तो फिर ये कहना कि इस्टेब्लिशमेंट से बात हम कर सकते हैं, हमारा अपना इदारा है, हमारी अपनी फौज है, लेकिन पहले इस हुकूमत को घर भेजा जाए। हुकूमत को अगर घर भेजा जाएगा तो फिर इस्टेब्लिशमेंट से आइन के दायरा कार में रहकर बात की जा सकती है। और इस दफ़ा जो भी बातचीत होगी वो पब्लिक होगी, वो बंद दरवाज़ों के पीछे नहीं होगी। मैं तो खैर जब से ये इंटरव्यू चला है और ये स्टेटमेंट्स आई हैं, मैं तो उस वक्त से बहुत सोच रही हूँ कि इस बात का क्या मतलब हो सकता है। मैंने बहुत सारे एंगल से इस बात को सोचने की कोशिश की है, लेकिन मैं तो समझने से कासिर हूँ कि वो क्या कहना चाहती हैं। वो ये कहना चाहती हैं कि वो जिस चीज़ के लिए खुद स्ट्रगल कर रही हैं वो ये समझती हैं कि वोट की इज्जत होनी चाहिए। तो जो वोट लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई है, आप उसको माने या ना माने, अगर आप नहीं मानते तो फिर आपको बिल्कुल उसी तरह जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपके हुकूमत के अंदर 4 हल्कों को चैलेंज करके आपको खोलने पर मजबूर किया था, आप भी वो लीगल चैनल लें
اور آپ ثابت کریں اس بات کو. پی ٹی آئی تو ناکام ہوئی تھی ثابت کرنے میں, آپ کامیاب ہو جائیے اور ثابت کر دیجئے کہ ان حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے, وہاں پر ووٹ چوری کیا گیا ہے. اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ ابھی فی الحال یہ نہیں کر سکتی تو ڈونٹ یو تھنک, میں یہ سوال جینونلی پوچھنا چاہتی ہوں پی ایم ایل این سے بھی, پی ایم ایل این کی تمام تر لیڈرشپ سے, کہ آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ آپ لوگوں کو یہ 3 سال مزید انتظار کرنا چاہیے, عوام کی عدالت میں جانا چاہیے. جو آپ کا یہ بیانیہ ہے آپ بالکل اس کے ساتھ سٹک کیجئے, ان 3 سالوں کے اندر آپ اس کو پش کیجئے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عوام کو اپنی بات سمجھا سکتے ہیں, آپ ضرور سمجھائیے, اور اگلے آنے والا جو الیکشن ہوگا اس کے اندر آپ کامیابی حاصل کرنے کی طرف کام کریں اور محنت کریں, بجائے اس کے کہ جس ادارے کو آپ خود کہتے ہیں کہ اس کو سیاست سے دور رہنا چاہیے, آپ اس کو نہ صرف بیٹھ کر بات کرنے کی اور مذاکرات کرنے کی دعوت دے رہے ہیں, بلکہ آپ اس کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو پہلے گھر بھیجیں پھر آپ سے بات ہوگی. تو یہ تو اسٹیٹمنٹ سننے کے ساتھ ہی جو پہلی چیز میرے ذہن میں آئی وہ یہ آئی کہ مریم بی بی نے پتہ نہیں کچھ کھیلنے کے لیے چاند سا مانگ لیا ہے. مجھے تو ایسا محسوس ہوا کہ آپ ادارے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ صرف سامنے آئیں, وہ نہ صرف آپ سے بات کریں, بلکہ وہ حکومت کو بھی گھر بھیجیں, اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں. تو یہ بہت عجیب سی بات ہے. آپ اگر آئین کے دائرہ کار میں رہ کر بات کرنے کی بات کر رہی ہیں تو پھر آپ لوگوں کو پی ڈی ایم ایک بڑا پلیٹ فارم ہے, آپ لوگ ایک بڑی قوت بن چکے ہیں, آپ لوگوں کو اپنی نمبر گیم کے اوپر کام کرنا چاہیے. آپ لوگوں کو آئینی طریقہ کار سوچنا چاہیے اور اختیار کرنا چاہیے اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے, بجائے اس کے کہ آپ ایک ادارے کو کہتے ہیں کہ آئیے اس حکومت کو گھر بھیجیے. آپ کو کوئی آئینی جو طریقہ ہے اس کے اوپر بیٹھ کر بات کرنے کی, غور کرنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ اس طرح کی جو گفتگو ہے اس سے پرہیز کیا جائے تو بہتر. انہوں نے ایک اور انٹرویو بھی دیا, وہ بھی ہماری کالیگ دوست ہیں ہماری بینش سلیم صاحبہ کو دیا, اور اس کے اندر بھی جس قسم کی گفتگو انہوں نے کی, اب جو کچھ وہ امپلائی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ان کے ساتھ نیب میں کیا ہوا, کسٹڈی میں کیا ہوا, انہوں نے جو بات کی وہ سن کر بہت عجیب لگتی ہے, اور واقعی دل چاہتا ہے کہ اگر اس طرح کی زیادتی ہوئی ہے تو اس کا ان کے لیے اس کی کوئی ازالہ ہونا چاہیے, جس نے وہ زیادتی کی ہے اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے. بٹ دین اگین اس طرح کی چیزوں کے لیے بھی آپ کو خود ہی کوئی لیگل چینل جو ہے اس کو استعمال کرنا پڑے گا. آپ کو ہی اٹھ کر لوگوں کو بتانا پڑے گا, لوگوں کو چیلنج کرنا پڑے گا اس چیز کے اوپر کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. لیکن جب یہ سوال کیا بینش نے ان سے تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ میں وکٹم کارڈ پلے نہیں کرنا چاہتی. تو وکٹم کارڈ تو معذرت کے ساتھ پلے ہو ہی رہا ہے. مسلسل یہ بات کہی جا رہی ہے کہ میاں صاحب کس کنڈیشن میں واپس آئے, آ کر جیل میں رہے, مسلسل آپ لوگ یہ وکٹم کارڈ پلے کر رہے ہیں, پی ڈی ایم کے اندر موجود تمام جماعتیں کہ آپ لوگوں کا ووٹ چوری کیا گیا. تو یہ سارا کچھ کہنا بھی وکٹم کارڈ پلے ہی کرنا ہے جب آپ پریکٹیکلی اس کے خلاف کچھ نہیں کر رہے, آپ صرف جلسے کر رہے ہیں, تقاریر کر رہے ہیں اور مذاکرات کے لیے خود کہہ رہے ہیں کہ آئیے ہم سے مذاکرات کیجیے. مریم کی اسٹیٹمنٹ سے ایک چیز اور بھی جو فیل ہوئی ہے, جو محسوس ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ شاید سمجھ میں ان کو یہ بات آ رہی ہے کہ ان کا معاملہ پی ڈی ایم والا بھی اور یہ سارا کچھ جو ہے شاید جس طریقے کا نتیجہ وہ اس سے نکالنا چاہتے ہیں وہ نتیجہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا. تو پہلے جو ہے کچھ لوگوں کی رائے ہے, یہ میری رائے نہیں ہے, کہ پہلے بیک چینل سے کوشش کی گئی کانٹیکٹ کرنے کی, مذاکرات کرنے کی, جب وہ نہیں چلا تو پھر یہ دوسرا راستہ اختیار کرنے کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نواز اس وقت آ گئی ہے کہ کھل کر سب کے سامنے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. تو اس سے کہیں نہ کہیں ایک ڈیسپریشن, ایک پریشانی کی انڈیکیشن بھی ہو رہی ہے کہ شاید نون لیگ کو, مریم کو اس بات کا احساس ہونے لگ گیا ہے کہ وہ مذاکرات کے بغیر ان معاملات کو نہیں سنبھال سکیں گی جو ان کی پولیٹیکل معاملات کے انٹرسٹ ہیں. میں ان کی بات کری کیونکہ مریم سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ مذاکرات کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا, مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں گے, مذاکرات اس حکومت کے ساتھ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اسٹیٹمنٹ وہ بھی پہلے پرائم منسٹر ہیں فارمر پاکستان کے, وہ بھی یہ بیان پہلے دے چکے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات کے لیے خود مریم نواز کہہ رہی ہیں, اس کا کس قسم کا رسپانس وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گی. پی ڈی ایم کا جو معاملہ ہے وہ آگے کس طرف جائے گا, کیونکہ میں نے ایک دو جگہ پر یہ سٹیٹمنٹ بھی دیتے ہوئے سنا, آئی ڈونٹ نو کہ گلگت بلتستان کے جو انتخابات ہیں ان کا کیا نتیجہ نکلے گا, کیونکہ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم والے سارے معاملے کو ڈیفیوز کرنے کے لیے آپ اس کو ڈیل کہہ لیجئے, آپ اس کو اگریمنٹ, انڈرسٹینڈنگ, ارینجمنٹ, جو کوئی لفظ دینا چاہتے ہیں وہ دے دیجئے. پاکستان پیپلز پارٹی مینج کرے گی گلگت کے اندر کوئی بہت اچھا فیئر شیئر پاور کے اندر اپنے لیے لے کے جانے میں, وہ شاید کامیاب ہو جائے
जाए कि जहाँ से मैं मामलात को एनालाइज कर रही हूँ। लेकिन अगर हम इस अरेंजमेंट वाली बात को छोड़कर देखें तो नून लीग के कुछ लोगों का कहना ये था, मैंने बल्कि अब्बासी साहब को ही सुना कहते हुए कि गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई की कोई प्रेजेंस नहीं है, पीटीआई का कोई वोटर नहीं है, उनको वहाँ पे मुंह की खाना पड़ेगी। तो अगर हम ट्रेंड उठाकर देखें, अब्बासी साहब का कहना यह था कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी का वोटर है और नून लीग का वोटर है। पीपल्स पार्टी के वोटर की हद तक मैं फिर इत्तेफाक करती हूँ क्योंकि वो वोटर भुट्टो साहब के ज़माने से वहाँ पर है और पीपल्स पार्टी की वहाँ पर एक स्टैंडिंग है। लेकिन नून लीग की अगर बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान के वोटर के बारे में ये अंडरस्टैंड करने की भी ज़रूरत है कि वो हमेशा विफाक में जिसकी हुकूमत है उसके साथ जाने को तरजीह देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इस तरीके से वो अपने मामलात को ज़्यादा बेहतर तरीके से वहाँ पर हैंडल कर सकेंगे। तो अगर हमने उस पैटर्न को फॉलो करना है और किसी किस्म की अरेंजमेंट वाली बात को छोड़कर फॉलो करना है तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर कितना पीटीआई का वोटर है जो कि पीटीआई के फ़लसफ़े के अंदर यकीन रखता है। वहाँ पर जो वोटर की साइकी है हमें उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि मैंने मरियम के इंटरव्यू पर बात करना शुरू की थी तो मैं समझती हूँ कि मरियम जो है जो इस तरह की गुफ्तगू जब कर रही हैं तो उससे किसी ना किसी किस्म की कमज़ोरी भी इंडिकेट होती है। उससे मैं तो खैर ये कहूँगी कि शायद इस मुल्क में जो अवाम है उनको बेवकूफ़ भी समझ रहे हैं किसी सतह के ऊपर ये हुक्मरान जो कि अपने मतलब के लिए ख़ुद मुज़ाकरात की बात करते हैं, ख़ुद किसी अरेंजमेंट पर पहुँचने की बात करते हैं। जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं कि आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो फिर ये कहने में क्या ख़राबी है या क्या कबाहत है कि आप कोई डील है जिसकी तलाश में, चाहे वो कोई भी डील हो, तो फिर आप मुज़ाकरात के अंदर किसी अंडरस्टैंडिंग पर ही पहुंचना चाहते हैं ना, तब आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो फिर आप खुद डील मांगते हैं, आप खुद मुज़ाकरात की बात करते हैं, कोई आपसे कहे कि आप डील करना चाहते हैं तो आप बुरा मना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा पहले तो क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है कि आप मुज़ाकरात किससे करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। आप चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट का रोल हो इस मुल्क में, चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, क्योंकि जो आपकी जमात की हिस्ट्री है वो तो यही है कि जहाँ जहाँ जब जब आपको सूट किया आपने मुज़ाकरात किए हैं। और अब आप भी जो कि फ्यूचर लीडरशिप है PMLN की, आप भी ऑलरेडी उसी रास्ते पर चल रही हैं। सो लेट्स सी कि मरियम ने ये जो कहा है कि मुज़ाकरात हम कर सकते हैं, इसका क्या कोई जवाब आता है इदारे की तरफ से कि नहीं आता, क्या जवाब आता है। जब इसके ऊपर कोई फर्दर डेवलपमेंट होगी तो आपसे ज़रूर बात करेंगे। आज के इस वीलॉग से बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।